आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए वंदे मातरम 150 हम सबकी प्रेरणा बने, हम सबकी ऊर्जा बने और देश आत्मनिर्भर बने। 2047 में विकसित भारत बना करके हम रहे, इस संकल्प को दोहराने के लिए ये वंदे मातरम हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। साथियों नमस्कार। जैसा हमने आपसे कहा था, सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष होने पर एक विशेष चर्चा लोकसभा में रखी गई और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। वंदे मातरम ये सिर्फ केवल राजनीतिक आजादी की लड़ाई का मंत्र नहीं था। सिर्फ हम अंग्रेज जाए और हम खड़े हो जाए, अपने राह पर चले, इतने मात्र तक वंदे मातरम प्रेरित नहीं करता था, तो उससे कहीं आगे था। आजादी की लड़ाई इस मातृभूमि को मुक्त कराने का भी जंग था। अपनी मां भारती को उन बेड़ियों से मुक्ति दिलाने का एक पवित्र जंग था। और वंदे मातरम की पृष्ठभूमि हम देखें, उसके संस्कार सरिता देखें, तो हमारे यहां वेद काल से एक बात बार बार हमारे सामने आई है। जब वंदे मातरम कहते हैं तो वही वेद काल की बात हमें याद आती है। वेद काल से कहा गया है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, अर्थात ये भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। इसके बाद कई दलों के, दोनों ही पक्षों के, एनडीए यानी बीजेपी के नेता, एनडीए के दूसरे सहयोगी दलों के नेता और विपक्ष की तरफ से कांग्रेस, सपा और तमाम दलों के लोगों ने भी अपनी बात रखी। उसमें टीएमसी, सपा, कांग्रेस, इन सब के नेता ज्यादा मुखर नजर आए और इसके अलावा भी बातचीत में बहुत से वक्ताओं ने भाग लिया। अब सवाल यह है साथियों कि जो बिंदु प्रधानमंत्री ने उठाए उनको लेकर सदन में थोड़ी तल्खी थी। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने बात रखी और वो सबसे ज्यादा नाराज नेहरू को लेकर नजर आ रही थी, अपने परनाना को लेकर। हाल ही में चुनाव था, कुछ महीनों पहले उन्होंने एक सूची निकाली थी कि विपक्षी दलों ने और विपक्ष के नेताओं ने कितने अपमान किए हैं इनके, और उसमें शायद 90-99 ऐसे उन्होंने अपमानों की सूची बनाई थी। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे ये सारी चर्चा, ये सारा टेलीकास्ट आप सबने देखा है। इस वक्त हम बात करेंगे इसी से जुड़े एक राजनीतिक विवाद कह लीजिए या एक कंट्रोवर्सी जो उपजी है विपक्ष के नेता और कांग्रेस के चेहरे राहुल गांधी को लेकर। इससे पहले आपको बता दें साथियों कि मंगलवार को यानी आज ऊपरी सदन में, राज्यसभा में यही चर्चा जो है, ये वंदे मातरम की चर्चा अब वहां होगी। वहां विपक्ष की तरफ से संभावना है कि वहां जो ऊपरी सदन में जो विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो इसमें बोलेंगे विपक्ष की ओर से, और संभावना यही है कि कमोबेश प्रियंका गांधी और उनके प्रवक्ता जो बिंदु उठा रहे थे उसी पर बात होगी, यही लगता है। लेकिन फिलहाल हम इस अड्डा में इसी से जुड़े लेकिन थोड़े से इसके एक अलग पहलू पर हम बात करेंगे, और वो ये है साथियों कि कई बार की तरह अक्सरा जो होता है,
पूरे वंदे मातरम की चर्चा हुई और उसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी दिखाई नहीं दिए। विपक्ष के नेता होने के नाते जब प्रधानमंत्री ने चर्चा की शुरुआत हुई तो ये कोई लिखित नियम कहीं दर्ज ना हो, लेकिन एक परंपरा है कि आप सत्ता पक्ष में अगर उनके नेता बात कर रहे हैं तो विपक्ष की तरफ आप उनके नुमाइंदे हैं, और अगर सचमुच आप सदन को लेकर गंभीर हैं, विषय जो है चर्चा का उसको लेकर गंभीर हैं, और अपने काडर को, अपनी पार्टी, अपने पूरे अलायंस को यह संदेश देना चाहते हैं कि सचमुच आप सरकार के सामने विपक्ष मजबूती से खड़ा है, तो कायदा यह है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के भाषण के समय वो रहते तो अच्छा लगता। भले ये नियम ना हो, लेकिन परंपरा रही है, और बाद में ही सही वो इस चर्चा में आते तो बढ़िया था, क्योंकि वो एलओपी हैं। अब इसको थोड़ा सा साथियों, थोड़ा एक समग्रता में इस बात को समझते हैं। याद करिए 2014 और 2019 में जब एनडीए बहुत भारी बहुमत से जीत कर आया और खुद बीजेपी बहुमत के आंकड़े को काफी अच्छे से पार कर चुकी थी, उस समय दोनों ही बार कांग्रेस पार्टी उस थ्रेशोल्ड, उस जगह पर, उस आंकड़े पर नहीं पहुंच पाई कि उसकी ओर से किसी को विपक्ष का नेता बनाया जाए, क्योंकि सदन के जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं, कहीं भी, केवल ये संसद में नहीं, ये विधानसभाओं पर भी लागू है कि आधिकारिक रूप से अब जो भी विपक्ष की ओर से जो बड़ा विपक्षी दल होगा उसका चेहरा जो है वो विपक्ष की अगुवाई करेगा। ये एक प्रैक्टिकल व्यावहारिक बात है, लेकिन आधिकारिक रूप से विपक्ष के नेता यानी एलओपी का जो पद है, वो पद का वही हकदार होता है साथियों, जो पार्टी या विपक्षी जो गठबंधन या दल है वो कम से कम सदन की जो स्ट्रेंथ है, सदन की जो कुल संख्या है, उसका कम से कम 10% सदस्य उनके होने चाहिए, तभी जाकर आप एलओपी या लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद के हकदार होते हैं। और 2014 और 19 दोनों में ही कांग्रेस उस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई थी। अब ये बात यहां पे इस पृष्ठभूमि को लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि साथियों 2024 में जब कांग्रेस के सांसदों में लोकसभा में काफी एक भारी इजाफा हुआ और करीब 54 से वो एकदम 99 पे आ गए, और सीधी सी बात है वो एलओपी के पद के हकदार बन गए और राहुल गांधी को एलओपी बनाया गया संसद में। तो उसी दिन से ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से एक जबरदस्त मीडिया कैंपेन, एक भारी मीडिया कैंपेन कांग्रेस पार्टी की ओर से चलाया गया और एलओपी का पद मिलने को राहुल गांधी को ऐसे दर्शाया गया जैसे बस अब वो कुछ एक दिनों में, हफ्ते 10 दिन, महीने में प्रधानमंत्री बन जाएंगे कि राहुल गांधी एलओपी बन गए। अब इससे क्या पता चलता है साथियों, जिस तरह से प्रियंका गांधी हर मुद्दे पर कहती थी कि मेरा भाई विपक्ष का नेता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, आप उसको उसका हक नहीं दे रहे, इसी तरह से लगभग हर दूसरे दिन पार्टी की ओर से भी किसी न किसी मुद्दे पर यह बात उठाई जाती थी कि राहुल गांधी एलओपी हैं, लेकिन उनको जो सम्मान, जो उनके पद के मुताबिक उनको जो महत्व दिया जाना चाहिए वो सरकार नहीं देती है और संसद भी नहीं देता है। ये लगातार महीनों से ये शिकायत हम उनकी देखते आ रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है साथियों कि जब आपको कोई संवैधानिक या कोई महत्वपूर्ण पद मिलता है तो आप उससे जुड़े जो सुख सुविधाएं, जो अधिकार हैं, उसके हकदार तो होते हैं, लेकिन हर पद के साथ उस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए जो जिम्मेदारियां हैं वो भी पूरी करनी पड़ती हैं। संसद में जब भी कोई कार्यक्रम होता है संसद की ओर से आधिकारिक रूप से,
तो जिस तरह से सरकार के नुमाइंदे, प्रधानमंत्री, कोई वरिष्ठ मंत्री, संसद के लोग जैसे अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, और विपक्ष के नेता ये उसमें आए, ऐसी एक परंपरा रही है, क्योंकि विपक्ष भी संसदीय कार्यप्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन आप खबरों पर गौर करिए, खास करके संसद के जो इवेंट्स होते हैं, महापुरुषों की जयंतियां होती हैं संसद में, मैं सदन के अंदर की बात नहीं कर रही हूं साथियों, संसद की ओर से जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसमें यह माना जाता है कि ये चूंकि संसद का कार्यक्रम है, ये कोई पार्टिजान कार्यक्रम नहीं है, तो सभी पक्षों के लोग आएंगे और वरिष्ठ सांसद जो इस बात का महत्व, इसकी कीमत जानते हैं, वो आते भी हैं। लेकिन ऐसे किसी भी कार्यक्रम में कभी भी राहुल गांधी उपस्थित नहीं होते। शायद ऐसे कार्यक्रम आमतौर पे सुबह हो जाते हैं 9 बजे, 9:30 बजे, शायद उनके लिए ये समय इनकन्वीनियंट है या जो भी कारण हो साथियों, लेकिन मुद्दा सिर्फ संसद के कार्यक्रमों का नहीं है। हालांकि यह भी कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि आपको विपक्ष के पद का नेता संसद की तरफ से दिया जाता है, तो संसद के कार्यक्रमों से गायब रहना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से अपने आप को दूर रखने वाली बात है। मगर हम कुछ और चीजें भी सामने लाना चाहते हैं साथियों। और भी कई आधिकारिक कार्यक्रम हैं जिसमें शुरुआत से राहुल गांधी नदारद रहते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के कार्यक्रम है। कारण साफ है साथियों, आप संसद में किसी महापुरुष की जयंती पर माल्यार्पण के लिए ना पहुंचे या कोई संसद के सेमिनार या चर्चा में ना पहुंचे, लेकिन देश के जो सबसे बड़े राष्ट्रीय उत्सव हैं, आप संविधान 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 रट लगाते हैं, ऐसे कार्यक्रम में भी आपको पहुंचना जरूरी नजर नहीं आता। एक बार आप पहुंचे भी तो आपने और आपकी पार्टी ने आपकी जो सीटिंग है, आपके बैठने के स्थान को लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया, ये अलग है। इसके अलावा आप देखिए कि संवैधानिक प्रक्रिया, देश के जो महत्वपूर्ण आधिकारिक कार्यक्रम हैं, उनमें किस तरह से राहुल गांधी गायब रहते हैं। साथियों, हमने इसका पूरा एक वो रिकॉर्ड खंगाला, तो कम से कम 100 कार्यक्रम ऐसे हैं जिसमें राहुल गांधी कभी नहीं गए। लेकिन मैं केवल यहां कुछ बड़े महत्वपूर्ण 2-4 जो इवेंट हैं उसका जिक्र करना चाहूंगी। 26 जनवरी और 15 अगस्त की बात हमने की है। इसके अलावा अभी अभी हाल का मैं बताती हूं, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में चीफ जस्टिस के शपथ का कार्यक्रम होता है, राहुल गांधी दिखाई नहीं दिए। उससे कुछ समय पहले सीपी राधाकृष्णन जब उपराष्ट्रपति बने, तो उनके शपथ पर, उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसमें राहुल गांधी उस संवैधानिक कार्यक्रम में जब एक वाइस प्रेसिडेंट शपथ ले रहे हैं, राहुल गांधी दिखाई नहीं दिए। इसके अलावा संसद की कार्रवाई में उनकी जो उपस्थिति है वो बहुत ही कमजोर रही है पिछले 2 संसदों में, क्योंकि इस बार की संसद तो अभी 1 ही साल हुआ है। पिछले 2 संसद के जो कार्यकाल थे, 2014 और 2019 के, उनमें राहुल गांधी की जो अटेंडेंस थी साथियों, 15वीं लोकसभा में 43% कुल उनकी उपस्थिति थी, जबकि नेशनल एवरेज यानी सभी सांसदों का आप औसत निकालें तो ये 76-77% हमेशा औसत रहता है, यानी आधे से भी कम पे है राहुल गांधी जी की स्थिति। और उसके बाद भी स्थितियां उनकी लगातार 16वीं 17 ऐसे ही चल रही है। इसके अलावा एक तो आपको याद ही होगा साथियों, 2015 में जो पूरा एक सेशन था, जो बिल्कुल जो सबसे पूरे साल का सबसे कार्रवाई के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण बजट सत्र माना जाता है, उसमें 56 दिनों तक यानी पूरे बजट सत्र में राहुल गांधी नदारद थे। और भी कुछ जानकारियां दे दूं साथियों,
संसदीय समितियां जो होती हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज, जिनका महत्व कितना है, जिनको कैसे सरकार कमजोर कर रही है, जो किस तरह से मिनी संसद, मिनी पार्लियामेंट हैं और उनकी एक एक शब्द उनकी चर्चा का महत्वपूर्ण है, ये बातें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हर दूसरे दिन याद दिलाते रहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के लिए संसदीय समितियों का इतना महत्व है तो राहुल गांधी 18वीं लोकसभा, यानी उनकी जो 2019 वाली लोकसभा थी, उसमें बताती हूं साथियों, 11 बैठकों में शामिल नहीं हुए थे। और ये कौन सी संसदीय समिति थी? रक्षा मामलों की, जो डिफेंस को लेकर पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, जिसमें बेहद सेंसिटिव और देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाते हैं, उसमें 80% बैठक में वो नहीं गए। ये कुछ एक आंकड़े हैं साथियों, हम निकालने पे आ जाएं तो ऐसे पता नहीं दर्जनों आंकड़े हमारे सामने हैं। मोटी बात यह है कि जब आप किसी पद को लेकर इतना हल्ला मचाते हैं, जब आप उस पद से जुड़े अधिकार, उसका महत्व और उसको लेकर के आपको जो इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, इसको लेकर आप हर दूसरे दिन, आप और आपकी पार्टी के प्रवक्ता और आपकी बहन और आपके बड़े नेता इतनी शिकायत करते हैं, तो उस पद से जुड़े जो संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, जो परंपराएं उस पद से जुड़ी हैं, आप अगर उनको लेकर आपकी गंभीरता का ये हाल है, तो किस हक से आप इस बात को लेकर बार बार शिकायत करते हैं? ये बात उठी है केवल वंदे मातरम की चर्चा से नहीं साथियों, ये बात उठी जब राष्ट्रपति पुतिन पिछले हफ्ते भारत आए और उनके सम्मान में राष्ट्रपति भवन में जो भोज रखा गया, रात्रि भोज डिनर, उसमें राहुल गांधी को निमंत्रण नहीं था। ये चॉइस राष्ट्रपति भवन का विशेषाधिकार है। ये चॉइस जो गेस्ट आए हैं उनके भी उससे जुड़ा हुआ होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह भी देखा जाता है कि ऐसे संवैधानिक कार्यक्रमों में, महत्वपूर्ण आयोजनों में, देश से जुड़े इवेंट्स में के प्रति उनमें आने में को लेकर आपका रवैया क्या रहा है, इस बात को हम दबा करके और केवल न्योते पर फोकस नहीं कर सकते। यही आज हमारा कहना है। आगे फिर चर्चा होगी। धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद।